और वहीं डोंगसू यूएस से पहुंच जाता है। वहां हंटरों ने बताया कि हमने तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। डोंगसू कहता है, अच्छा, तो एक पावरफुल मॉन्स्टर है और वो इंसानी भाषा भी बोलता है और ऊपर से वो कोरियन भी है। इससे बात करने में मजा आएगा। और जब डोंगसू उससे बात करने जाता है तो वो बोलता है कि अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। डोंगसू बोला कि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई मॉन्स्टर हो या नहीं, और अगर हो भी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है कि तुम गेट के अंदर से आए हो और हमें लगता है कि तुमने अपना रूप बदला हुआ है, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा। पावरफुल बीइंग मान जाता है। डोंगसू ने आगे पूछा कि तुम डेंजन में मरे कैसे नहीं, और 10 सालों तक तुमने वहाँ सरवाइव कैसे किया। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। डोंगसू पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई डेंजन में मरता है तो क्या वो वापस आ सकता है जैसे तुम आ गई। डोंगसू मन ही मन बोला कि ऐसे तो मैं अपने भाई को भी ला सकता हूँ। इस बात पर बीइंग ने कहा कि ये असंभव है, क्योंकि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। और ये बताओ कि तुम गेट और मॉन्स्टर के बारे में कितनी जानकारी रखते हो। डोंगसू समझ नहीं पाता कि अब क्या जवाब दूं, और बाहर सभी हंटर और डिप्टी उनकी बातें सुन रहे थे। डोंगसू बोला तुम कह रहे थे कि तुम कुछ जानते हो, तो बताओ क्या बात है। बीइंग ने कहा कि डंजन गेट मॉन्स्टर ये सब कुछ नहीं है, उस तबाही के आगे जो आने वाली है, सबसे बड़ी तबाही। डोंगसू बोला तुम किसकी बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो, और ये सबसे बड़ी तबाही क्या है। बीइंग ने कहा कि मेरा काम तबाही को रोकना है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जिस पर डोंगसू बोला कि वाह, गेट से निकला आदमी बोल रहा है कि वो तबाही रोकने आया है और उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या तुम्हारी नजर में मिलकर काम करना बेहतर नहीं है। बीइंग ने कहा कि नंबरों से कुछ नहीं होता कि हम कितने हैं और पावरफुल हैं, एकता में बल है। ये सब बातें उस तबाही पर काम नहीं आने वाली, और जितने भी लोग लड़ने आएंगे उनका सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाएगा। और एक स्ट्रॉन्ग हंटर होने के नाते तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। डोंगसू बोला ठीक है, तुम बोल रहे हो कि तुम ही उसे रोक सकते हो, तो तुमसे और कुछ पूछना बेकार है। डोंगसू उसकी आईडी देखते हुए सोचता है कि इसके बाल हटा दिए जाएं तो सेम टू सेम है, और 10 साल डेंजन में कैद रहने के बावजूद इसकी एज में कोई डिफरेंट भी नहीं लग रहा है। तभी डोंगसू को उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है कि इसकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। डोंगसू उनका नाम पूछता है तो बीइंग ने बताया मेरी बेटी का नाम संगजिना है और बेटे का संगजिनवू। हाँ यार, ये जिनवू का बापू ही है। क्या लगा था इतना पावरफुल और कौन हो सकता है। जिनवू का नाम सुनते ही डोंगसू मुस्कुरा देता है और उसकी शैतानी स्माइल को बीइंग नोटिस कर लेता है। डोंगसू अपना ओरा निकालते हुए बोला ओह, तो तुम उस खूनी के बापू हो। बीइंग ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बताओ क्या बात है। डोंगसू बोला अगर नहीं बताऊंगा तो। जिस पर बीइंग ने भी अपना ओरा दिखाते हुए कहा तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। डेंजन के अंदर हम एक गाइड ऑफ सोल यानी डीमन किंग को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ खड़ा था। जिनवू उससे लड़ने के लिए आयरन और इग्रिस को समन करता है और उनको रास्ता बनाने के लिए कहता है। तभी डीमन किंग अपने ऊपर जिनवू को खड़ा देखकर डर जाता है। तो जिनवू बोला तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा पाऊंगा। उसको डरता देख जिनवू बोला अरे वाह, कमाल है, मरे हुए भी डरने लगे। खैर, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता,
तभी जिनवू एक झटके में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सोचता है कि ये काफी पावरफुल था, जो सैकड़ों स्केलेटन को समन कर सकता है, जैसे मैं करता हूँ। मैं इसे अपनी शैडो आर्मी में जोड़ना चाहता था, लेकिन इसका माना दूषित है, इसीलिए शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। खैर, उस डीमन किंग ने ये नेकलेस तो गिराया जैसा मैंने सोचा था। जिनवू उस नेकलेस को अपने गले में डाल लेता है और कहता है, अभी एक आइटम खाली है, इसका मतलब एक और बॉस ग्रेड का मॉन्स्टर बचा हुआ है। मैं ये आइटम सेट पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्वेस्ट पहले ही पूरा हो चुका है और आगे लड़ने की मुझ में और ताकत भी नहीं है। जिनवू एक कर्स रैंडम बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे एक और चाबी मिलती है जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं थी, तो उसे अपनी इन्वेंटरी में ये सोचकर रख देता है कि इसका इस्तेमाल बाद में करूंगा। फिलहाल जिनवू डंजन से निकल जाता है और शहर में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के लोग उसे बुझाते हुए बात कर रहे हैं। ये आग इसीलिए लगी हुई है क्योंकि अभी अभी यहाँ एस रैंक के हंटर की बहुत तगड़ी फाइट हुई है। और हम डोंगसू को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जिनवू अपनी माँ को देखने आया था। जिनवू उसी पेपर को देखते हुए बोला, इसे मैंने एक क्वेस्ट पूरा करके पाया है और इससे किसी भी बीमारी का इलाज करने वाले होली वाटर को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी भी मुझे एक आइटम कलेक्ट करना है और मुझे वो डंजन के उस अपर फ्लोर पर मिलेगा और वहीं पर डीमन कैसल का राजा भी होगा। तो माँ, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी ही वहाँ से लौट कर आऊंगा। और वहीं कोरियाई हंटर एसोसिएशन में टीवी पर न्यूज आ रही है कि यूएसए के हंटर ब्यूरो में अचानक ही ब्लास्ट हो गया और एस रैंक हंटर डोंगसू हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। जंग नाम का असिस्टेंट मैनेजर ये देखकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ जिनवू आया और बोला, मुझे अपनी रैंक टेस्ट करवानी है। जब मैनेजर ने उसका नाम पूछा तो वो जल्दी से खोपचे में जाकर व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैक यूनहो को कॉल करता है और बताता है कि सर, आपने जिस लड़के के बारे में बोला था वो यहाँ पर अपनी रैंक टेस्ट करवाने आया है। जैसे ही बैक ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और उसी टाइम वहाँ से निकल जाता है। एक लड़की जिनवू को कहती है, सर, मैं आपको गाइड करूंगी और आपको रैंक टेस्ट के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो आप यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करिए। जिनवू वहाँ बैठ जाता है। तभी एक हंटर अंदर से निकल कर आता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे हंटर भी हैं जो रीअवेक हुए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डी रैंक से ऊपर वाले हंटर को ही लेते हैं और अगर ऐसा होता है तो स्काउट आपको खरीद सकते हैं। स्काउटिंग क्यों करवा रहा है? उसने जिनवू को सामने वाले ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखने को बोला और जब जिनवू उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो टेस्टिंग मशीन में एरर आ जाता है। लड़की परेशान है कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर ये हो क्या रहा है। लड़की बार बार टेस्ट करती है लेकिन हर बार मशीन एरर ही दिखाती है। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आता है जो टीवी देख रहा था और कहता है कि अरे क्या हो गया मैडम, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। लड़की ने बताया कि टेस्टिंग मशीन में एरर आ गया है। मैनेजर शॉक्ड रह जाता है कि मशीन में एरर कैसे आ सकता है, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी और वो लड़की को बोला, मैडम, मशीन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये लड़का ही गड़बड़ घोटाला है। मुझे लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी मशीन भी इसकी ताकत का लेवल पता नहीं कर पा रही है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लड़का साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। बिल्डिंग के बाहर एस रैंक हंटर चोई जोंगिन जिनचुल से पूछ रहा है, जिनचुल, तुम्हें क्या लगता है हाल ही में हुए रेड गेट इंसिडेंट में डोंगसू का हाथ हो सकता है या नहीं? जिस पर जिनचुल बोला, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उनसे तो यही साबित होता है कि मिस्टर डोंगसू का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। चोई ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम उन एंट का क्या करें
जो अब उड़ सकती हैं। मैं परेशान हूँ कि कहीं वो शहर तक ना आ जाएं। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि चोई को बिल्डिंग तुम्हारे साथ चलता हूँ। में ये बात फैल जाती है कि ई रैंक वाले हंटर की ताकत को डिटेक्टर मशीन नहीं माप रही है और जितने मुंह उतनी बातें वो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है ये कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। मैनेजर ने जिन्वू से कहा, अरे सर, क्या आप 3 दिन बाद आ सकती हैं? क्योंकि हाई रैंक टेस्ट करने वाली मशीन की परमिशन हमें अपने हायर अप से लेनी पड़ेगी। तभी वो सब लोग घबरा जाते हैं जो बातें बना रहे थे, क्योंकि वहाँ एक एस रैंक हंटर चोई जोंगिन आ चुका था और किसी एस रैंक वाले को आम आदमी बहुत कम ही देख पाते हैं। जिन्वू सोचता है, अच्छा तो ये है चोई जोंगिन। मैंने सुना है ये अपनी फायर मैजिक से एक झटके में ही किसी बिल्डिंग को धूल में मिला सकती हैं और इसीलिए इनको अल्टीमेट सोल्जर बोलते हैं। अरे ये नाम तो मुझसे मिलता जुलता है। चोई जिन्वू को देखकर मन ही मन कहता है कि इसके लिए किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बिना टेस्ट किए ही अपना ओरा दिखाते हुए बता रहा है कि ये एक एस रैंक है। उसने जिन्वू से कहा, हेलो, मेरा नाम है चोई जोंगिन और मैं हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बैठकर उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन जिन्वू उसके साइड से निकलते हुए बोला, माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो सब लोग हैरान है कि जिन्वू ने एक एस रैंक हंटर के प्रपोजल को इग्नोर कर दिया। चोई जिनचुल से कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्या मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दिया क्या? चोई पीछे मुड़कर बोला, ये बिना किसी आवाज के निकल गया। काफी अच्छा हंटर है। अगर ये हमारी गिल्ड में जुड़ जाएगा तो 3 एस रैंक हंटर के साथ पूरी दुनिया में हमारी गिल्ड का रुतबा काफी तगड़ा हो जाएगा। तभी बैक यूनहो आया है, लेकिन हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड में तो काफी दूरी है, तो बैक भागते हुए क्यों आ रहा है? कहीं बैक जिन्वू के बारे में तो नहीं जानता है? व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग सेशन में एक रहस्यमयी आदमी देखा गया था और लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। बैक यूनहो को लगता है कि वो लेट हो गया है और चोई ने जिन्वू को पटा लिया है। हॉस्पिटल में जिन्वू अपनी माँ को देखकर सोच रहा है कि मेरी माँ किसी भी टाइम इटरनल स्लम्बर से जाग जाएंगी। अरे यार, मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ, मेरी माँ तो ऐसी बीमारी में फंसी हुई है जिसमें से जागना लगभग नामुमकिन है। खैर कोई बात नहीं, मेरे आने तक का इंतजार करना माँ। इसके बाद जिन्वू बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ जिनचुल आकर कहता है कि तुम वही हो ना जिसने रेड गेट में मॉन्स्टर को मारा था? हम दोबारा मिल रहे हैं मिस्टर चीफ। क्या तुम मेरे साथ मॉनिटरिंग डिवीजन में ज्वाइन होना चाहोगे? नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक एस रैंक हंटर ये छोटे मोटे काम नहीं करता। मिस्टर संग, वहाँ कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरे साथ चलें। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जिनचुल, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर वो है कौन? जिस पर जिनचुल बोला, मिस्टर संग हंटर है। मिस्टर संग, मैं आपको एस रैंक हंटर बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैंने तो कोई पेपर दिया ही नहीं, तो मैं पास कैसे हो गया? आप कहना चाहते हैं कि जब हम आपको कोई रैंक देंगे तभी आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने पानी में हैं, जबकि हम महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। और वैसे भी हमारे पास ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है जो आपकी शक्ति नाप सके। मुझे आपसे टाइम खरीदना है। टाइम खरीदना है? जरा खुलकर बताएंगे। मिस्टर संग, टाइम खरीदने का मतलब है कि हम एस रैंक हंटर के टाइम की इज्जत करते हैं। और आपको तो पता ही है कि हंटर एसोसिएशन के पास जिनचुल जैसे काबिल होनहार हंटर की कमी है और इसी कमी को पूरा अपनाया। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखिए मिस्टर संग, हम आपको ज्यादा फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक अलग रास्ते में जाने में मदद कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर संग, जिससे आप अलग रास्ते पर जा सकते हैं।
ये देश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि उन हंटर के हाथ में है जो लोगों को मॉन्स्टर से बचाते हैं, और हम आपके इस रास्ते में साथ खड़े रहेंगे। क्या आप अधिकारों की बात कर रहे हैं? पर ये बात आप मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? चेयरमैन ने बताया कि क्या आपने टॉप 5 गिल्ड के बारे में सुना है? ये पांचों गिल्ड इस देश को बैलेंस किए हुए हैं, और मॉन्स्टर को मारने वाले हंटर भी तो मॉन्स्टर ही हैं, अगर आप इनमें से ही लागू हो जाएगी। इसीलिए ही हम आपको ये सब बातें बोल रहे हैं। तो बताइए मिस्टर सन, आप क्या करना चाहेंगे? जिस पर जिन्वू सोचता है कि चेयरमैन का ऑफर बुरा नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां चेयरमैन गोगुन्ही को कोई ना जानता हो, इसीलिए इसमें फायदा तो मेरा ही है। मिस्टर गो, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं, और ये कोई मौका नहीं है जो रोज रोज मेरे हाथ आएगा, और इस देश को हंटर एसोसिएशन की जरूरत है, और इस बुढ़े के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ये मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि माफ करना मिस्टर गो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोगुन्ही मन ही मन बोला। आखिर में बात रुपयों पर ही अटक गई। तभी जिन्वू बोला। मैं लड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन हैरान होकर बोला। आपका मतलब है कि आप मॉन्स्टर के साथ लड़ना चाहते हो? जिन्वू बोला। हाँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। और मन ही मन कहता है, अगर मैं एसोसिएशन के डंजन को क्लियर कर देता हूँ तो मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिन्वू बोला, मेरी बहन घर पर अकेली रहती है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपने हमें अपना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया मिस्टर संग। जिन्वू के जाने पर चेयरमैन बोला कि मैंने सोचा था कि अपनी गिल्ड के बच्चों को स्टेबल करके मैं इस पुरानी बॉडी को अलविदा कह दूंगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि ज्यादा बेहतर हीलिंग मैजिक भी उम्र पर कोई असर नहीं दिखाती। इस टाइम टॉप 5 गिल्ड की ताकत बढ़ रही है, और उनकी ताकत देश की आर्मी के बराबर है। जिस दिन एसोसिएशन अपनी शक्ति खो देगा तो वो ढीले तोप बन जाएंगे। सुनो जिंचुल, आज मेरी जितनी भी मीटिंग है वो सारी कैंसिल कर दो। आज मैं इस दिन को जीना चाहता हूँ और उनसे मिलकर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद चेयरमैन जिंचुल से कहते हैं, हे जिंचुल, तू मेरे साथ बैठकर दारू पिएगा क्या? जिंचुल सोचता है, आए, ये बूढ़ा सटिया गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है? उसने कहा। नहीं सर, मैं दारू पीने के बाद बंद हो जाता हूँ। जिस पर गोगुन्ही कहते हैं, ओ जिंचुल, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हॉस्पिटल में हम डोंगसू को देखते हैं जो उस फाइट को याद कर रहा है जब पावरफुल बिंग यानी जिन्वू के बापू उसको बढ़िया वाला धो रहे थे। पर तभी वार्ड में डिप्टी डायरेक्टर आ जाते हैं। तो डोंगसू बोला, आप इस हार चुके हंटर से क्या चाहते हैं? आपको जो पूछना है वो जल्दी से पूछकर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डिप्टी बोला, मैं सोच रहा था कि आपसे सीधे आकर साफ साफ पूछ लूं। हाँ तो बताइए, आपने उसका नाम संग इल्हवान बताया था, क्या सच में वो एक मॉन्स्टर है? डोंगसू बोला, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने एक आदमी पर अटैक किया था और वो कोई मॉन्स्टर नहीं था? और मैं लिखकर दे सकता हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है। डिप्टी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। उसने कहा, ठीक है मिस्टर डोंगसू, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आप जब पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे तो हंटर ब्यूरो में आ सकते हैं, और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिप्टी के जाने पर डोंगसू शर्मिंदगी महसूस करता है कि वो कितने बुरे तरीके से हार गया। उसे याद आया कि बिंग ने उसको धमकी दी थी। एक बात कान खोल कर सुन, अगर आज के बाद तूने कोरिया में पैर रखा तो तेरा इतना बुरा हाल होगा कि मरने के बाद कोई तेरी आंखें बंद करने वाला भी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी को याद करके डोंगसू गुस्सा होकर बोला, अभी मदर फादर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आई स्वेयर पावरफुल बीइंग, जब मैं रिकवर कर लूंगा तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा।
जिन्वू के घर पर जिन्वू उस वेबसाइट को खोलकर बैठा है जिसमें हंटर्स के लिए महंगे महंगे रेट्स पर वेपन बेचे जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि मुझे लगा था कि मेरे पास इतनी सेविंग हो गई है कि मैं इन्हें अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे ये इक्विपमेंट हर हाल में खरीदने हैं, क्योंकि जब मैं डीमन कैसल पर चढ़ाई करता हूँ तो वो बड़े भयानक तरीके से जल रहा होता है और उसकी आग से बचने के लिए मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ही मैं इतनी देर से इस वेबसाइट पर अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। अब मेरे पास इतने फोन भी नहीं हैं, तो मुझे इस ऑर्ब को ही बेचना पड़ेगा। आई होप कि इसको बेचकर मैं अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकूं। ज्यादा वोन कमाने के लिए जिन्वू एक हाई रैंक वाली रेड ढूंढने लगता है जिसमें उसी के जैसे रेड मिल भी जाती है। उधर मिस्टर गो गुनही जिन्वू की 4 साल पुरानी फाइल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि कई बार मौत से मीटिंग करने के बाद भी जिन्वू हंटर की नौकरी को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसके साथ कहते हैं कि वाह, मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा था। इस लड़की ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मिस्टर चिंचल, आपने कल मेरे साथ दारू पीने से मना कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। क्या आपके पास जिन्वू को ने बताया कि सर, रिपोर्ट के अनुसार जिन्वू एक रेड पर गया हुआ है और वो माइनिंग टीम का मेंबर बनके काम कर रहा है। चेयरमैन ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि उसने तो बोला था कि मैं मॉन्स्टर के साथ लड़ना चाहता हूँ, तो जिन्वू एस रैंक वाला होकर माइनिंग टीम का हिस्सा क्यों बना हुआ है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर सन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और वहीं गेट के बाहर रेड के मेंबर अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये एक हाई रैंक वाला गेट है, इसीलिए इसमें चोई जोंगिन और चाहे इन जैसे एस रैंक हंटर मौजूद हैं। माइनिंग टीम का लीडर जिन्वू से पूछ रहा है, हे लड़के, क्या तुम ई रैंक वाले हंटर हो? हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं ई रैंक वाला हंटर ही हूँ। अच्छा बताओ, तुम किस तरह की फाइट करना जानते हो? वो क्या है कि सर, मैं लात घुसट से अच्छा काम निकाल लेता हूँ। मैं तुमसे खुश हुआ लड़के, लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ तुम्हारे जैसे हंटर नहीं हैं, इसलिए घबराना मत और दिल लगाकर अपना काम करना, समझ गए ना लड़के? और अभी तुम स्टैंड बाई पर रहोगे और बाद में हमारे साथ अंदर चलोगे, और हाँ, अपनी कुदाल को मत भूलना। ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं वही करूँगा। हंटर की टीम गेट के अंदर चली जाती है और वो लोग महसूस करते हैं कि डेंजन काफी गहरा है, और तभी उनके सामने मॉन्स्टर आकर खड़े हो जाते हैं और चोई को उनकी तरफ फेंकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, और बाकी लोगों को कहता है कि हंटर्स, अपने अपनी पोजीशन ले लो, क्योंकि मेरे अटैक की वजह से एक तूफान आने वाला है। सारे हंटर चोई को फायर अटैक से बचाने के लिए कवर कर लेते हैं। चोई बोला, मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, अगर मैं ऐसा करता तो सारे मॉन्स्टर राख हो जाते, फिर हम उनकी बॉडी से पैसा कैसे कमाते? मुझे नहीं पता कि डेंजन कितना गहरा है, लेकिन इस अटैक से काफी मॉन्स्टर जल तो गए होंगे। बगल वाले हंटर खुसुर पुसुर करते हैं कि अरे यार, ये एस रैंक वाला तो कितना ताकतवर है, इसकी शक्ति लाजवाब है। चोई बोला, आप सब लोग बिना हिचकिचाए अंदर चल सकते हैं, मेरे रहते आप लोग सेफ हैं। और मिस, आप जरा अपनी नोजी का बोला, अरे सब लोग रेडी हो जाओ, अटैक फोर्स बाहर आ रही है और अब अंदर जाने की बारी हमारी है। जिन्वू मन ही मन कहता है, चलो यार, ये बाहर तो आए। अरे वाह, कितनी तगड़ी टीम है इनकी। मैं बता सकता हूँ कि ये अटैक फोर्स इस देश की सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर टीम है। अरे चोई जोंगिन, मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा, कहीं ये मुझे देख ना ले। शुक्र है उन्होंने मुझे देखा नहीं। अरे ये लड़की, ये तो हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर है ना? क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम चाहेइन है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये एस रैंक है और चोई जोंगिन के जितनी पावरफुल है, शायद उससे भी ऊपर। मुझे तो लगता है कि ये आने पर कुछ हंटर जिन्वू के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुमने सुना? ये बंदा नया ज्वाइन हुआ है और इसकी रैंक ई है। क्या कहा तुमने? एक छोटी रैंक वाला हंटर हमारे साथ काम कर रहा है? ये टीम लीडर भी ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इसी रैंक वाला हंटर है।
तभी कुछ हंटर जले हुए मॉन्स्टर को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। जिन्वू जल्दी जल्दी से कुदाल चलाने लगता है तो एक लड़का हैरान होकर बोला, टीम लीडर, क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का ई रैंक हंटर है और पहली बार हाई रैंक डंजन में आया है? क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है उससे तो लगता नहीं कि ये ई रैंक वाला हंटर है। टीम लीडर बोला, तुझे मैं कोई गधा या उल्लू का पट्टा लगता हूँ जो ऐसे ही किसी को भी टीम में ले लूंगा? मैंने इसका लाइसेंस चेक किया था, ये ई रैंक वाला हंटर ही है। तभी लीडर आवाज लगाता है कि लंच टाइम हो गया है, सब के सब आकर खाना खा लो। अरे लड़के, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? ओह नहीं शुक्रिया, लेकिन मैंने खाना खा लिया है और मैं अपना काम खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर संग, जैसी आपकी मर्जी। सबके जाने के बाद जिन्वू कहता है, आखिरकार मैं अकेला हूँ और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। हुर्र, अभी जाता हूँ और देख के आता हूँ। मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। जिन्वू भाग कर जाता है और बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और अपना डैगर निकाल कर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं इसे काट कर मार डालता हूँ। हो सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे क्या पूछा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?